नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, उसके सेक्शन 9 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 10 से लेकर 14 तक, जो कि रेलेवेंसी के चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 10 जो है वो बेसिकली बात करता है फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। यानी कि जब भी कभी कोर्ट के सामने कोई केस चल रहा होता है जिसमें कि डैमेजेस जो है क्लेम किए जाते हैं, तो उनमें वो सारे फैक्ट जो कि कोर्ट को ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि किसी व्यक्ति को कितना डैमेज यानी कितना कंपनसेशन उस व्यक्ति को मिलना है, वो सारी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल समझें, जैसे अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच कोई विवाद हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े में क्या हुआ है कि एक पर्सन के द्वारा अगर दूसरे पर्सन को कोई इंजरी कॉज हुई है, तो अगर वो मान लो कोर्ट में वो कन्फेस करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से चीज़ें कर दी हैं, तो जिस सामने वाले व्यक्ति को क्षति हुई है उसको कोर्ट क्या करती है, उस दूसरे वाले पर्सन से यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उससे कंपनसेशन दिलवाएगी। तो कंपनसेशन कितना होगा तो वो देखा जाएगा कि उस व्यक्ति को कितनी चोटें आई हैं, ज़्यादा मतलब गहरा घाव लगा है, या कितना उसका जो है एक्सपेंस होगा, मान लीजिए उसका पैसा कितना खर्च हुआ होगा इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रेलेवेंट होती हैं और सेक्शन 10 इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 एकदम सिंपल सा है। जो चीज़ें कोर्ट को डैमेजेस डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं वो भी क्या होती हैं, रेलेवेंट होती है, उसके बारे में कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, अगला सेक्शन बात करता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11 कहता है फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। ऐसे फैक्ट के रेलेवेंट होने की बात कर रहा है जहाँ पे किसी व्यक्ति का कोई अधिकार या उसका कोई कस्टम जो है वो क्वेश्चन में होता है। अगर हम इस सेक्शन के लाइन पढ़ें तो लिखा हुआ है वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट आर रेलेवेंट। पहला है एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। ठीक है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो क्रिएट करता है किसी व्यक्ति के राइट और कस्टम के बारे में, क्लेम्ड, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड। यानी कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को मतलब कि असर्ट कर रहा है उस कस्टम या उस राइट को, और अगला पर्सन क्या कर रहा है, उसको डिनाई कर रहा है। तो जब ऐसी इनकन्सिस्टेंसी उन दोनों के बीच में आएगी तो चीज़ें क्या होती हैं, रेलेवेंट होती हैं। और दूसरा है पार्टिकुलर इंस्टेंस। देखिए, पार्टिकुलर इंस्टेंसेज इन विच राइट और कस्टम वाज क्लेम, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड और विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूट, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। यानी कि देखिए, जो राइट और कस्टम होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कल राइट और कस्टम जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, पुराने समय से चले आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट जो है डिटरमाइन करेगा कि क्या जिन चीज़ों की बात अभी किसी मामले में चल रही है, तो क्या जो राइट या कस्टम वो क्लेम कर रहा है कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसे अगर आपने पढ़ा होगा एक होता है राइट टू ईजमेंट, यानी कि कोई मान लो कोई अधिकार है कि ये रास्ता मान लो पब्लिक के आने जाने के लिए कोई रास्ता है, और क्या है वो राइट होता है। ईजमेंट जो होता है जैसे कि हवा हो गई, स्वच्छ एयर, पानी, इन सब चीज़ों का कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बहुत पुराने समय से अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और वो फॉलो हो रही है, सबके नॉलेज में है उस चीज़ की, हाँ ये फॉलो हो रही है, तो क्या होता है उस जगह का कस्टम और कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, किसी केस में रेलेवेंट हो जाती हैं। अगर जैसे इसका हम इलस्ट्रेशन देखें सेक्शन 11 का, तो बात करता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ राइट टू फिशरीज। यानी कि कोई प्रश्न है कि क्या जो ए के पास राइट है फिशरीज करने का किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में, तो इसमें कहा गया ए डीड कन्फरिंग द फिशरीज ऑन एश एंसेस्टर्स। यानी कि का के जो ए के जो पूर्वज हैं वो उनका पहला क्या है, एक डीड है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है
कि यहाँ पे ए के जो पूर्वज हैं वो पहले से ही फिशरीज का काम कर रहे हैं। एंड ए मॉर्गेज्ड बाय फिशरीज एज फादर सब्सिक्वेंट ग्रांट द फिशरीज बाय इज फादर। ठीक है, यानी कि ये जो एंसेस्टर की बात हो रही है कि यानी ए के पिता के जो पिता थे, यानी कि ए के जो दादा थे, उन्होंने फिशरीज का करने का जो राइट था वो ए के पिता को ट्रांसफ़र किया और ए के पिता से वो ए को पास ट्रांसफ़र हुई है वो चीज़ फिशरीज करने का। ठीक है, इनकंसीलेबल विद द मॉर्गेज particular instances which A's father exercised the right on which existence right was stopped by A's neighbors are relevant fact। यानी कि अगर मान लीजिए ए के दादा से उनके पिता फिर ए के पास ये राइट चल रहा है और उनका अगर कोई पड़ोस का अगर अभी इस टाइम पे अगर कोई कह रहा है कि नहीं इनके पास ऐसा राइट नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, वो चीज़ों को डिटरमाइन करेगी कि हाँ कि जो ए के द्वारा बात कही जा रही है, तो अगर ए के द्वारा कही गई बात है और पड़ोसी जो है उनको उस फिशरीज करने से अगर प्रोहिबिट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट जो है क्या कर सकती है, उसके लिए एविडेंस जो है ए के पास राइट है कि वो डीड्स वगैरह के बारे में या कस्टम वगैरह के बारे में वो दे सकता है। वो अपने जान पहचान या जो उस एरिया के आसपास रहने वाले लोग हैं जो उनको ले जाके कोर्ट में क्या कर सकता है, गवाही दिलवा सकता है कि हाँ ये जो पुराने लोग हैं जो उनके समय से हैं उनको पता होगा कि हाँ ये इस पार्टिकुलर एरिया में इस पार्टिकुलर तालाब में किसका राइट है और कौन इसमें कितने टाइम से मछली यानी फिशरीज का कार्य वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट और कस्टम की बात आएगी तो रेलेवेंसी की, तो उसके बारे में रेलेवेंट होगा और उसके बारे में कोर्ट में एविडेंस दिया जाता है। तो ये हो गया सेक्शन 11। सेक्शन 12 बात करता है किसी व्यक्ति के फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग, यानी कि ऐसे फैक्ट जो किसी व्यक्ति की मतलब कि व्यक्ति के माइंड, उसकी बॉडी या उसकी बॉडली फीलिंग के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, रेलेवेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर इसको पढ़ेंगे तो फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड एज सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, rashness, ill will, good will towards any particular person or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or bodily feeling is in issue or relevant। यानी कि जब किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति या उसकी मानसिक दशा ही जो होती है फैक्ट इन इससे रेलेवेंट फैक्ट हो जाती है, तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, रेलेवेंट होती है और उसके बारे में क्या दे सकते हैं, एविडेंस आप दे सकते हैं। इसका एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट रेफरेंस टू द पार्टिकुलर मैटर इन द क्वेश्चन। यानी कि जनरली किसी भी व्यक्ति की मानसिक दशा या उसकी बॉडी की स्थिति रेलेवेंट नहीं होती है, वो तभी रेलेवेंट होती है जब वो पार्टिकुलर उस व्यक्ति की मानसिक दशा या उसकी बॉडली फीलिंग वगैरह क्या होती है, फैक्ट इन इशू में हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि कोई पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो उसको मान लो किसी व्यक्ति के द्वारा विल से प्राप्त हुई है। मान लीजिए इसे ए है और ये बी है। बी क्लेम कर रहा है कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी, मान लो इसकी प्रॉपर्टी है ये बी, इस प्रॉपर्टी को ए ने क्या कर दी है, विल कर दी है बी को। लेकिन जो ए के जो सक्सेसर हैं, यानी कि जो उसके बेटे वगैरह हैं, मान लो सी डी वगैरह हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जो बी है इन्होंने फ्रॉड तरीके से मेरे पिता ए से क्या कर ली है, वो विल जो है बनवा ली है, क्योंकि उनके मानसिक दशा सही नहीं है और वो उनका इलाज भी चल रहा है उनके माइंड का, और ये लोग उसी का फ़ायदा उठा के इनसे क्या करवा लिए हैं, विल जो है वो बनवा लिए हैं। तो ये चीज़ें क्या होगी, रेलेवेंट हो जाएगी। अब ए की मानसिक दशा जैसे ही क्वेश्चन में आ गई तो ये क्या होगी, रेलेवेंट होगी। और अब ए के जो सक्सेसर है इनके पास राइट है कि वो ए की मानसिक दशा के बारे में, कि उसकी मानसिक दशा कैसी थी, उसका इलाज अगर कहीं करवा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो उन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स ले जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ए की मानसिक दशा सही नहीं थी और बी ने फ्रॉड तरीके से विल जो है बनवा ली है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट हो जाएंगी। जनरली किसी व्यक्ति की बॉडी, माइंड, ये सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन जैसे फैक्ट इससे रेलेवेंट हो जाती है तो वो रेलेवेंट होती है और इसके बारे में कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है,
सेक्शन 12 तो हो गया। सेक्शन 13, अगर इसका आप कुछ इलस्ट्रेशन भी है सेक्शन 12 का, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग अ स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, यानी कि ए जो है, ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव करता है और वो ये जानता भी है कि क्या है, स्टोलन है। इट इज़ प्रूव्ड दैट ही वाज इन पोजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, द फैक्ट दैट एट द टाइम ही वाज इन पोजेशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल रेलेवेंट, यानी कि जगह किसी व्यक्ति के पास कोई एक चुराई हुई प्रॉपर्टी मिलती है और वो कह रहा है कि मैं ये नहीं जानता था कि ये चुराई हुई प्रॉपर्टी, लेकिन अगर उस एक के साथ उसके रूम में या उसके जहाँ पे वो रेजिडेंस कर रहा है कई और सारी स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते मैं नहीं जान रहा थी कि चुराई हुई नहीं, क्योंकि और वस्तुओं का मिलना ये शो कर रहा है कि तुम प्रॉपर तरीके से आप क्या कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे थे, इन चीज़ों के बारे में जान रहे थे। और अगर आप प्रॉपर तरीके से जान रहे थे यानी कि नॉलेज थी आपको इन सब चीज़ों की, इस वजह से आपने क्या किया है, नॉलेज था कि ये चुराई हुई प्रॉपर्टी है और आप स्टोलन गुड्स को जो है वो बेच रहे हैं, तो इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो होगी नॉलेज की बात। दूसरा, अगर इसका हम वो देखें इलस्ट्रेशन, एज एक्यूज ऑफ फ्रॉडलेंटली डिलीवर द पर्सन काउंटरफिट, यानी एक एक्यूज है कि वो फ्रॉड तरीके से क्या कर रहा है, काउंटरफिट यानी कि नकली जो नोट्स हैं उनको क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है अदर को। विच एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड ही न्यू टू बी काउंटरफिट, जो टाइम पर डिलीवर कर रहा है इस बात तो जान रहा है कि हाँ ये क्या है, नकली है। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी ए वाज पजेस्ट अ नंबर ऑफ अदर पीसेज ऑफ काउंटरफिट, यानी कि वो डिलीवर कर रहा है उसके बाद बहुत सारी करेंसीज हैं नकली, तो ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपको नॉलेज था और आप जानबूझ के इन चीज़ों को क्या कर रहे थे, उसको डिलीवर कर रहे थे, तो इसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 13 जो है बात करता है फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज इंसिडेंटल और इंटेंशनल, यानी कि ऐसे फैक्ट जो ये शो कर रहे हैं कि कोई भी एक्ट, कोई भी कृत्य वो इंसिडेंटल यानी कि वो हो गया था किसी घटना के दौरान किया, इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर किया गया था या हो गया था। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं सेक्शन 13 में रेलेवेंट होती हैं और उसके बारे में एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 13 का अगर हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, अगर आप वेयर एक्ट होगा तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेक्शन 13 में कहा गया ए इज एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, यानी कि ए जो है वो अपने घर को क्या कर रहा है, कर देता है, जला देता है। किस लिए जला रहा है, क्योंकि मान लो उसने बीमा कोई करा रखा है कि जब ये प्रॉपर्टी एक ही है, मान लो ये नष्ट होगी तो इसने बीमा करा रखा है, उसको पैसे मिलेंगे, तो इसलिए उसने अपना घर जला दिया। द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेज सक्सेसिवली, यानी कि उसे जला दिया, ये तथ्य कि इसके पहले यानी कि इस घर को जलाने से पहले भी अगर वो कई बार ऐसी चीज़ें कर चुका है, यानी कि कई बार ऐसे घर को लिया है और उसको क्या कर दिया है, बर्न कर दिया है, केवल इसलिए कि उसको क्या मिल जाएगी, मनी, बीमे की राशि जो है वो उससे जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर एक बार मान लो सब्सिक्वेंटली घटना घटी है, पहले ऐसे कुछ नहीं हुआ है, तो ये तो माना जाएगा हाँ ये इंसिडेंटल हो सकता है। लेकिन अगर उसने कई और घरों को या कई बार ऐसे कर चुका है कि वो घर लेता है या कार और लेता है, तो उसको जब पुरानी हो जाती है तो किसी तरीके से गलत तरीके से जला देता है या कहीं लड़ा देता है ताकि उसको बीमे की राशि मिल जाए, तो क्या हो जाते हैं, वो रेलेवेंट हो जाते हैं कि हाँ ये जो है इंसिडेंटल नहीं था बल्कि इंटेंशनल था। तो उसके बारे में भी एविडेंस आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, यानी कि जो बीमा करने वाली जो कंपनी है वो एविडेंस जो है कोर्ट में दे सकते हैं कि ये पर्सन जो है वे कई बार ऐसी चीज़ें कर चुका है, तो इसलिए इसको कोई भी मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 जो है बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, यानी कि कोई किसी पार्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई जो चीज़ें हो रही होती हैं वो कब रेलेवेंट होती हैं। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है, इसका
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर है तो कोई है, जैसे ए है, ए जो है कोई डाक के द्वारा कोई लेटर है, मान लीजिए कोई लेटर है, उसको क्या कहाँ बी के पास सर्व करता है, यानी कि बी के पास भेजता है। ठीक है, ए ने उसकी क्या कर दी, रजिस्ट्री कर दी, मान लो पोस्ट ऑफिस में उसने गया, उसको रजिस्ट्री करके बी के एड्रेस पे सर्व कर दिया। और जैसे उसने उस लेटर को सर्व कर दिया और उसके बाद वो चीज़ क्या है, तो अब तो मान लीजिए सर्व हो गई, सर्व होगी तो जाहिर सी बात है वो बी के पास जाएगी, और वो जो लेटर है वो गया और वो वापस भी नहीं आया, और वो क्या हो गया, डिलीवर हो गया। यानी कि जब डिलीवर हो गया तो बी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता है कि मुझे लेटर रिसीव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो डाक के द्वारा जो पार्सल जाते हैं वो उस पार्टिकुलर व्यक्ति के पास ही जाएंगे, क्योंकि उसी का पता है तो उसी का पिन कोड वगैरह तो ही जाएंगे। अगर वो रिसीव नहीं होता है तो वापस आता है, अगर वो वापस भी नहीं आया है इसका मतलब है कि पार्टिकुलर प्रॉपर वो गया है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। यानी जो भी चीज़ एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है तो वो चीज़ों के बारे में भी आप एविडेंस दे सकते हो और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसका अगर आप इलस्ट्रेशन भी देखेंगे तो ये पहला जो हमने आपको बताया कि वेदर अ पार्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, द फैक्ट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरीड टू द पोस्ट, द पार्टिकुलर लेटर वाज पुट इन द प्लेस आर रिलेटेड। यानी कि अगर वो सेंड कर दिया गया है तो उसका मतलब, और वापस नहीं आया तो मान लिया जाएगा वो क्या कर दिया है, रीच हो गया, यानी उसको मिल गया। दूसरा है द क्वेश्चन इज वेदर अ पार्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, यानी कोई पार्टिकुलर लेटर ए के पास पहुंचा है, अ फैक्ट दैट इज वाज पोस्ट ड्यू कोर्स, यानी उसको पोस्ट किया गया ड्यू कोर्स में, एंड वाज नॉट रिटर्न, और वो वापस नहीं आया है, रिटर्न थ्रू आउट द रिटर्न लेटर के रूप में ऑफिस में वापस नहीं आया है, तो इसलिए रिलेवेंट है कि हाँ वो ए के पास डिस्पैच यानी उसके पास पहुंच गया है। तो ये था हमारा सेक्शन 14 तक। जब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम सेक्शन 15 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा एडमिशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये 10 से लेकर 14 तक जो हमने अभी आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग बात करेंगे सेक्शन 15 जो कि हमारा है एडमिशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।